हर साल एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो रिपोर्ट छापती है कि किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है, किस एमएलए के पास कितने पैसे हैं और किस सीएम की संपत्ति कितनी है, कितनी बड़ी है। रिपोर्ट आई तो सबसे ऊपर नाम आया हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जिनका नाम सबसे अमीर नॉर्थ के अगर देख लें मुख्यमंत्री के बाद, उनके बाद नायब सिंह सैनी है, उत्तराखंड के भी सीएम उनके बाद हैं, अन्य भी उनके बाद हैं। तो अब उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से ये संपत्ति बढ़ी है और इस संपत्ति के हिसाब से उनके पास घोषित संपत्ति लगभग 7.81 करोड़ है और नायब सिंह सैनी हरियाणा जो साथ में ही है उनकी 4 से 5 करोड़ है, पुष्कर सिंह धामी की 3.5 करोड़ के करीब है, भगवंत मान की 2 करोड़ के करीब है और योगी आदित्यनाथ की 1.5 करोड़ के करीब। तो ऐसे में अब कई चर्चाएं पूरे प्रदेश में उठ चुकी हैं कि कैसे संपत्ति इतनी बढ़ी है और क्या कुछ हुआ है। हालांकि जब इस बात पे सीएम सुक्खू से बात की तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार पर किया और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एडीआर रिपोर्ट में सुक्खू को उत्तर भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताया गया है। इस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा चुनावी हलफनामे में पहले ही दे चुके हैं। सुक्खू ने यह भी कहा कि जिस जमीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो उन्होंने पहले खरीदी थी। वक्त के साथ ज़मीनों की कीमत बढ़ी है तो उसकी कीमत भी बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए कोई जानकारी जो है वो सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीआर रिपोर्ट में उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी अधूरी दिखाई गई। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का जिक्र नहीं है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। हालांकि सीएम सुक्खू को सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री भी उत्तर भारत का बताया गया, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अमीर भी बताया गया है। 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। तो ये सब चीजें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया है। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो है धनवान है, तो ये किसी ना किसी तरह छवि को खराब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नजर आती है। ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई, तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी परिवार का आदमी भी कमा सकता है। कुछ दिन पहले एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इनके चुनाव के समय जो हल्फनामे, जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। वीनू मेहता नेता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और सुशील कड़शोली महामंत्री हैं भाजपा युवा मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और कालीदास जो हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सुशील कड़शोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। सीएम की रिपोर्ट आना और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अमीर होना, हालांकि सीएम का बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये मैंने ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन का रेट बढ़ गए हैं। भाजपा किस मुतल्लक इसे देख रही है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं और इस डिबेट में आपने मुझे सम्मिलित किया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस डिबेट में मेरे सहयोगी मेरे छोटे भाई वीनू हैं। देखिए, ये जो आज का विषय है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है मैं कह रहा, हम तो बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। बहुत ये गर्व का विषय है कि सबसे ज्यादा अमीर जो है मुख्यमंत्री पूरे उत्तर भारत के जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बन गए हैं। हम तो उनको बधाई दे रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है।
और दूसरा, हमको जहां पे कहने की आवश्यकता वो ये है कि अच्छा है आप अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक दिवालियापन, आर्थिक आपातकाल की ओर जो इस समय प्रदेश जा रहा है, उसकी चिंता भी मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। और मैं तो यहां पर यह भी कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक फाइनेंशियल बर्डन जो है इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, क्या सुक्खू जी उसकी चिंता नहीं कर रहे? मैंने उनका वक्तव्य देखा, वो कह रहे थे कि मैंने जो भी मेरे पास जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के समय एफिडेविट के माध्यम से जो है मैंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की है, और उसमें लेकिन जो हमारे पास एक, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक अलग से एक जो है एक एजेंसी है, एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाल करके दी और उनकी रिपोर्ट को हमको मानना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो बना नहीं रही, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि केवल और केवल जो बीजेपी जो है मेरा दुष्प्रचार कर रही है, तो यहां से मैं ये भी कहूंगा कि सुक्खू जी को जो है थोड़ा बीजेपी का एक फोबिया हो गया है कि केवल क्रिटिसाइज अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करो, उसके अलावा अभी जो कोई है चीजें दिखती नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा था फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रेस इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, और जो एक क्रेडिट, एक आप कर्जा कह लीजिए, 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है ये कर्जा पहुंच गया, क्या इसकी जवाबदेही ये तय करेंगे? क्या आप अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति हमको यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश आर्थिक दिवालियापन पे जा रहा है तो उसके लिए भी आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। जब अभी डिजास्टर, जब पिछले साल बारिशें हुई, उससे पहले बारिशें हुई, अभी तक वो पैसा लोगों को नहीं मिल पाया है, उसमें ऐसी बंदर बांट हुई है, लोगों को तिरपाल तक नहीं मिल पाए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, लोगों को तिरपाल तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर आप जो है इनकी अपनी बात कर रहे हैं तो यथास्थिति आपके सामने है, उसको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। पर वो उनका तो कहना है कि केंद्र जो है वो पैसा बंद कर दिया, आरडीजी का बंद कर दिया, डिजास्टर का पैसा नहीं आया, इसलिए तमाम चीजें प्रदेश सरकार अपने से ही कर रही है। देखिए, इस विषय पे मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने अलग से विषय आरडीजी के ऊपर अपना विषय रखा था, जहां पे मैंने बात की थी कि केवल ये हिमाचल प्रदेश की ग्रांट बंद नहीं हुई है, 16 राज्य और भी हैं जिनकी ग्रांट बंद हुई है। आपने रेवेन्यू जनरेशन पे क्या काम किया? मैं फिर उस बात पे आऊंगा, फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाए। रेवेन्यू जनरेशन पे हिमाचल प्रदेश में कोई काम हुआ क्या? आपने टॉयलेट टैक्स लगा दिया, क्या टॉयलेट टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होगा क्या? मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्था, अव्यवस्था कर दी आपने। जो है एंटी टैक्स पे, बैरियर पर टैक्स लगाया, बाद में उसको आपको रिवाइज करना पड़ा, ऐसे डिसीजंस आपने ले लिए। मैं फिर कह रहा हूं, यथास्थिति वैसे ही है, मतलब कई जगह आप ऐसे ऐसे एक हिमाचल प्रदेश इस समय पॉलिसी पैरालिसिस एक शब्द है, उससे जूझ रही है। मैं आपको यह कहना चाहूं, पॉलिसी पैरालिसिस से कैसे जूझ रही है। अभी आपका रिसेंट मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, अभी वो धरना, इतनी पूरी संख्या में इकट्ठे होकर के धरना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी पैरालिसिस। वहां पे एक जो है कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उसको लेकर के, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पॉलिसी को लेकर के वो विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई इनके पास, चलो जवाब लेते हैं। हमारे साथ वीनू मेहता भी जुड़ चुके हैं, हिमाचल कांग्रेस के पक्ष रखेंगे। वीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। ईडीआर की रिपोर्ट आई, सबसे अमीर नॉर्थ में सीएम सुक्खू नजर आए हैं। अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि संपत्ति के बढ़ने के कारण के और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और खास करके उस हालातों में जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? अरे हम सवाल नहीं उठा रहे, हम बधाई दे रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बधाई दे रही है। आपका नाम ही नहीं लिया हमने तो। सबसे अमीर मुख्यमंत्री हो जी वीनू जी, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बोला। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपना हल्फनामा भी दायर कराया और भाजपा को सीधा चुनौती दे डाली है कि आप सीबीआई से जांच करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर नॉर्थ इंडिया में सबसे अमीर राज्य हिमाचल हो सकता था अगर केंद्र सरकार से हमको हमारे जल, हमारे संपदा के लिए पैसा आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाजपा केंद्र में बैठी और हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं दे रही है। और करचोली जी बधाई दे रहे हैं, अरे आपके केंद्र में सरकार बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप सीबीआई से जांच करवाइए। भाजपा का आईटी सेल जिस तरह से खबरों को मैनिपुलेट कर रहा है, जिस तरह से बेबुनियादी जो मुद्दे ही नहीं है प्रदेश के, उन मुद्दों के ऊपर इस तरह से उछाला जा रहा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई से आप जांच करवाइए, अगर मेरी संपत्ति में इजाफा हुआ है तो आप करवाइए ना। केंद्र में सरकार आपकी बैठी हो तो बार बार कहते हैं, वो तो संदेशा देते हैं आपकी सीबीआई, आपके ईडी, जो जिसका काम तोते की तरह कार्य करना है ऑपोजिशन नेताओं के ऊपर, तो आप करवाइए ना। और ये बात कर रहे थे आरडीजी के ऊपर ये बात कर रहे थे। अरे हिमाचल प्रदेश को बेचने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है गडचोली जी। भाजपा का चाल चल चरित्र आप देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश को तो भूखे गिद्धों की तरह आप लोगों ने नोचा है। आप देखिए, आपको आरडीजी ग्रांट में मिली, आपको कितना पैसा मिला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो उस कर्जा देने के लिए दोबारा से कर्जा लेना पड़ा। ये आप लोगों के हालात हैं। आप देखिए, आप बात करते हैं पॉलिसीज की, आपकी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश को बनाया कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाया कांग्रेस ने, और हिमाचल प्रदेश का विकास करेगी कांग्रेस। लेकिन भाजपा अगर नीतियों की बात कर रही है तो आज हमने देख लिया केंद्र में, आपने तो राम मंदिर का चंदा चोरी कर लिया, आपने तो नीट परीक्षा के पेपर चोरी कर दिए। आपकी सांसद कंगना रनौत जेनजी जनरेशन को गटर जनरेशन कह रही है। हमारी माताओं, हमारी बहनों को अश्लील कितनी भद्दी करैक्टराइज कर रही है उनके करैक्टर को। ये तो आपका चाल चरित्र है। आप कब तक धर्म का चोला ओढ़े रखेंगे? गडचोली जी, हिमाचल प्रदेश को अगर बुलंदियों पर ले जाना है, मैं स्वागत करूंगा, ऑपोजिशन का कार्य होता है। अगर हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहा है, आप उस पे आप ध्यान आकर्षित करिए सरकार का, और सरकार उस पे कार्य करेगी। लेकिन आप तो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो हल्फनामे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए, जो 5 साल पहले उनकी संपत्ति थी, आज वो संपत्ति है। वो जरूर ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का सबसे अमीर राज्य हो सकता था, लेकिन न्यूज को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया। आप बताइए, अगर केंद्र सरकार हमें हमारे जल जंगल और जमीन का पैसा दे दे, अगर उसका आंकलन किया जाए, उस संपदा का आकलन किया जाए जो हिमाचल प्रदेश सरकार जिसकी रखवाली कर रही है, फेफड़ों का काम हिमाचल प्रदेश करता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का सबसे अमीर राज्य नहीं बनेगा? लेकिन वो आप आवाज केंद्र सरकार को आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है केंद्र से भाजपा हिमाचल प्रदेश को पैसा नहीं मिलेगा। आपके तो बड़े बड़े नेता डिजास्टर में केंद्र सरकार के पास चंदा लेने तक नहीं गए। चलो एक जवाब ले लेते हैं, ये मुद्दा भी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुशील जी, सवाल एक ये भी निकल के आता है कि जिस तरीके से वीनू जी भी कह रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि देखिए हलफनामे में सब कुछ है, जांच करा लीजिए, मेरे तो संपत्ति तो बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन क्या ये इस चीज़ को आप एक क्लीन चिट के तौर पर देखते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है सरकारों में, ठीक चल रहा सब कुछ? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों ने कोई ये आरोप नहीं लगाया है कि मुख्यमंत्री जो है सबसे, हम तो बुड्ढाई दे रहे हैं भाई। और ये कोई हमने भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार नहीं की है, एडीआर की रिपोर्ट है। हम तो केवल बता रहे हैं ऐसा है, हम ये कह रहे हैं अच्छी बात है, ऐसा है, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं। हमको आपत्ति कहां पे है, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा। हमको आपत्ति यहां पे है, वीनू जी कह रहे थे युवा हैं, मैं उनको एक बात और एक बहुत स्पष्टीकरण के साथ 2-3 बातें रखूंगा, शायद उनको समझ में भी आएंगे। जब ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, इन्होंने कहा कि हम लोग 5 लाख नौकरियां जो हैं वो 5 साल में देंगे, 1 लाख हर साल देंगे। मैं पूछता हूं, दे पाए क्या? नहीं दे पाए। दूसरा मैं यहाँ पे कह रहा हूं, इन्होंने कहा था आते ही जब सरकार आएगी हम यूथ कमीशन बनाएंगे। यूथ कमीशन बनाया क्या? आज तक यूथ कमीशन छोड़िए, यूथ का आता पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया। उल्टा मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अब जो है एक पीएलएफएस लेबर फोर्स का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है जो सर्वेक्षण करती है, 34% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में हो गया। एंड इट कम्स एज अ वेरी सरप्राइज। भारत का जो है एक नेशनल एवरेज है, वो केवल 13% का नेशनल एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, और हिमाचल प्रदेश 34% पे है। तो यूथ एक यहाँ पे तो यहीं पे देखिए कितना जो है एक डिफरेंस है। उसके बाद मैं कह रहा था, एक इन्होंने स्टार्टिंग में जब सरकार बनी नहीं थी, पहले ही वायदे किए कि हम लोग 680 करोड़ रुपए, इन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप फंड लेकर के आएंगे। क्या ये वो स्टार्टअप फंड 680 करोड़ रुपए का दे पाए क्या? नहीं दे पाए। फिर उसके बाद मैं इन बातों को इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि यूथ है, वीनू जी यूथ है, हम लोग हैं, जुड़े हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं उसके बाद क्या किया। अभी हाल फिलहाल में एचआरटीसी का बहुत ताजा उदाहरण है। 1500 रुपए पे डेली वेजेस पे इन्होंने इंटरव्यू कॉल कर दिए, सुबह नौकरियां निकली, दिन को नौकरी लगी और शाम को उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है तो क्या है? ये सरकार चला रहे,
मेरे छोटा भाई यहाँ कह रहे थे कि जो है आप ये कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश सबसे अमीर है। भैया हिमाचल की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जो है उनका पैसा है, उनके अगर एसेट्स हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, अमीर है, लेकिन अब हिमाचल में मत जोड़िए। हिमाचल की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाली की ओर है, बहुत स्थिति खराब है। स्थिति खराब होने की कई चीजें हैं, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं। एक तो नई जॉब्स नहीं क्रिएट की गई, अगर क्रिएट की गई तो केवल मित्रों के पद क्रिएट किए गए, जो विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। कभी भी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल आपने एम्प्लॉइज रखे हैं, फिर उस पर उठा करके क्या किया कि जो सिलेक्शन कमीशन था हमीरपुर का, आपने उसको उठा करके बंद कर दिया। नौकरी कहां से लगवाते? फिर मैं एक आपको बात कह रहा था कि हमने रेवेन्यू, चलो जी यही जवाब लेते हैं। रेवेन्यू जो आपने 2 सवाल उठाए हैं सुशील जी, उनका जवाब बीनू जी से जरूर लेंगे। एक इनका कहना है कि पॉलिसी पैरालाइज है और दूसरा कहते हैं कि सीएम अमीर हो गए, बधाई है, लेकिन प्रदेश भी अमीर होना चाहिए उसके साथ साथ में, वो नहीं हो पा रहा। पहले तो मैं सोली जी को कहना चाहूंगा कि इन्होंने बात युवाओं की बात करी, रोजगार की बात करी। आप देखिए जयराम ठाकुर जी के समय पुलिस पेपर लीक हुआ, पटवारी भर्ती पेपर लीक हुआ, पेपर बेचे गए। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये देखने को मिला कि जयराम ठाकुर जी की सरकार में पेपर बेचे गए, युवाओं के सपने बेचे गए। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमने पहले वो आयोग ही बंद कर दिया ताकि इस तरह की कोई धांधली ना हो, इस तरह की कोई पेपर लीक ना हो। और ये रोजगार की बात कर रहे हैं, पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार से 5-10 गुना ज्यादा नौकरियां हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है, आधिकारिक तौर से मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये बात करते हैं रेवेन्यू जनरेट की, आज हम आरडीजी की बात क्यों कर रहे हैं? आरडीजी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश वेलफेयर स्टेट में आता है और रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करने की प्रयास तो हर एक सरकारों ने करा और कर भी रही है, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने क्या करा? आप इनसे पूछिए कि केंद्र सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि हिमाचल प्रदेश की मदद करे? हिमाचल प्रदेश को कम से कम 40 से 45 हजार करोड़ का डिजास्टर में नुकसान हो गया और इन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए थे, उन्होंने कहा था 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। आप कहिए कि हिमाचल प्रदेश को ये कोई सौगात थोड़ी दे रहे, कोई भीख थोड़ी दे रहे, हिमाचल प्रदेश अपना हक मांग रहा है। ये रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कशाऊ बांध परियोजना की लड़ाई लड़ी, आप देखिए वाइल्ड फ्लावर हॉल की लड़ाई लड़ी। इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश को बेचने का कार्य करा, 500 बीघा जमीन इन्होंने 1 करोड़ रुपए में दे दी। इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने क्या किया? शिमला को लोहे का ढांचा बना दिया। और आप देखिए जब हमने देखा, जब स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था, शिमला में 4-4, 5-5 करोड़ के डंगे ढह रहे थे। हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेची गई, युवाओं के सपने बेचे गए। इन्होंने किया क्या? इन्होंने मात्र हिमाचल प्रदेश को, अब इनको मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए आज जो दुग्ध क्रांति हिमाचल प्रदेश में आई है ना, तो इनको तो वो ये कहेंगे नहीं। हमारे कर्मचारियों को ओपीएस दी गई और जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो ओपीएस को हम बंद कर देंगे। हमने दूध क्रांति हिमाचल प्रदेश में, आप जरूर जाइएगा, आप जरूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। आप देखिए दूध 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आप जाकर पूछिए ना, गांव-गढ़ में जाकर पूछिए, आप पूरे हिमाचल में जाकर पूछिए, दूध की इकोनॉमी से हिमाचल प्रदेश की जो लोगों की आर्थिकी बढ़ी है वो इनको नजर नहीं आएगी। हिमाचल ने जो वादे करे हैं, हमने वादे पूरे करे हैं, लेकिन क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है विपक्ष के नाते कि केंद्र सरकार के पास जाए? और जो हमारा डिजास्टर में नुकसान हुआ है, डिजास्टर में तो इतना भारी भरकम नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई केंद्र सरकार को नहीं। बिल्कुल, सवाल जवाब ले लेते हैं सुशील जी से। बिल्कुल सुशील जी, एक चीज जो बीनू जी ने कही वो एक जरूर निकल गया। उनका कहना है कि 5 गुना रोजगार दिया है आपकी सरकार से, हमारी सरकार के टाइम जो था उस वक्त 5 गुना हमारी सरकार ने दिया है, तो उतना हो गया? आप तो पहले सवाल उठा रहे थे। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, इसमें 5 गुना रोजगार की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, सबसे पहले आते ही इन्होंने, आपको शायद कोविड का दौर याद होगा, जब आम आदमी जो है अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा था, उस समय स्वास्थ्य कर्मी भर्ती किए गए थे। 10,000 स्वास्थ्य कर्मी जैसी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले आते ही उनको निकाल दिया। ये शायद इनको अच्छे से ध्यान होगा, सबसे पहले। और ऐसा नहीं निकाल दिया उनको, जब वो अपने प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई, वो जो अंबेडकर चौक पे जाकर के बैठ गए,
एक भी व्यक्ति सरकार से, मुख्यमंत्री हो चाहे उनकी पूरी मीडिया के लोग हैं, उनकी पूरी फौज है, आपके पास कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, एक भी व्यक्ति उनसे जाकर के नहीं मिला। केवल अगर कोई मिला तो माननीय जयराम जी और राजीव बिंदल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो जाकर के उनको मिल करके आए। उस समय इनकी संवेदनाएं नहीं, आज ये बात कर रहे हैं, ये देंगे पांच गुना ज्यादा नौकरियां। मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने अगर भर्ती किए तो मित्र भर्ती किए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भर्ती किए। कुछ पिछली जो जयराम जी सरकार के समय में नौकरियां जो है वो स्वीकृत की गई थी, जिनके लिए एक बजट का प्रोविजन किया गया था, उन्हीं नौकरियों को वे दे पाए, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने किया क्या, अब मैं उस बात पे आता हूं। इन्होंने किया क्या कि तकरीबन 2000 से ज्यादा जो है स्कूल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। इससे पहले मैं एक और जवाब दे दूं, ये कह रहे थे केंद्र से क्या हमें मदद में, अभी हाल फिलहाल में हफ्ते भर पहले की बात है, केंद्र से 2300 करोड़ रुपए जो है वो इनको स्वीकृत किया गया है। अभी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सुशील जी, जवाब लूंगा क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं कालीदास, उनको भी जोड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सुशील जी, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कालीदास जी, चर्चा चल रही है कि सीएम की संपत्ति नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सीएम्स में है। आम आदमी पार्टी इसे कैसे देख रही है? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आपने कहा 2 सवाल दिए, मैं अपनी बात खत्म सुशील जी, वक्त कम है, मैं उनको देखिए, आम आदमी पार्टी जो है किसी भी करप्शन के पक्ष में नहीं है। ये दोनों पार्टियां जो हैं इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मैं पढ़ रहा था कि हमारे कांगड़ा के एक बड़े बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर भी कोई FIR दर्ज हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री कालीदास जी, आपका तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जेल में रह के आया करप्शन के चार्जेस में। ये छोड़ दीजिए आप, अभी पहले हिमाचल में अपनी एग्जिस्टेंस पर लगिए। ये कभी आपको माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में है और ADR की रिपोर्ट जो है वो सामने रख दी गई है, और कांग्रेस जो बीजेपी के धर्मशाला में नेतृत्व हैं उनके ऊपर भी ये हुआ है। देखिए भाई साहब, सुनना सीखिए। डिबेट चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। डिबेट चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सच्चाई सुनने का स्टैमिना रखिए, सच्चाई सुनने का। कोविड में आपके स्वास्थ्य मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था, आपके भाजपा अध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ा था। क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं इतने भी सेंस नहीं है। डिबेट कैसे होती है? डिबेट का मतलब क्या है? डिबेट करना सीखो भाई साहब, मैं आपकी आदर करता हूँ। ये कैसे लोग डिबेट में आ जाते हैं, कैसे लोग जिनको सुनने की हिम्मत नहीं है। सुनो, बात का जवाब दो। क्या एक लड़ाई कर रहे हो? गाँव की लड़ाई हो रही है क्या से अड़ोसी पड़ोसी से? डिबेट करना सीखो। डिबेट में जी अपनी बात रखिए कालीदास जी, वक्त कम है, बात रखिए जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के जो निकाले है, ADR ने जो रिपोर्ट दी है, ये नीरज भारती के उन शब्दों को प्रमाणित करती है। जो 5 पेटियों वाली बात थी ना, 3 दिल्ली 2 इधर, ये इससे स्पष्ट होता है। और जो हमारे भाजपा के माननीय भाई साहब, मैं इनका बड़ा आदर मान सम्मान करता, सुशील जी, इनको थोड़ा सा सहनशीलता रखनी चाहिए, बात दूसरे की भी सुननी चाहिए, अपनी नहीं रखनी चाहिए। कोविड के समय में भाजपा के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री को त्याग पत्र देना था, इतने गंभीर आरोप थे। और पिछले साल जो आपदा आई थी, जो कांग्रेस के जो सरकार थी, उसके ऊपर जो है बीजेपी के नेताओं ने वो आरोप लगाए थे कि जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, जो वहां पे हेल्प कर रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं, तो उसके भी बिल जो है वो सरकार द्वारा जाली बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद अभी तक कोई इसका जवाब बिल्कुल जवाब नहीं आया। कालीदास जी, आपको क्षमा चाहूंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट बहुत लेट हो पाया था। बाकी वीनू मेहता, सुशील कर, शोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।